हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पेपर मंकी। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, इस शब्द से हम सभी लोग परिचित हैं, पर क्या आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का डिसीजन किसका था? किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई, कितनी कमेटियाँ बनी और किस तरह से हमने इसे पूरे इंडिया पर लागू करा? अगर आप सभी को इन क्वेश्चनों के आंसर चाहिए तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें तो इसकी शुरुआत काफ़ी पहले हो चुकी थी, क्योंकि भारतीयों को काफ़ी ज़्यादा दबाया जा रहा था। पूरी स्लेवरी हर तरह से बढ़ गई थी। किसी तरह की बिल्कुल भी अथॉरिटी या पावर इंडियंस के हाथों में नहीं दी जा रही थी और एक सीरीज़ ऑफ इवेंट जो थे वो काफ़ी पहले से शुरू हो गए थे। अगर हम देखते हैं द रिवॉल्ट ऑफ 1857, वहीं से जो थी स्वतंत्रता के लिए हमारी लड़ाई जो थी वो चालू हो चुकी थी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आते आते ये लड़ाई काफ़ी ऊपर तक जा चुकी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की वजह से जो सबसे बुरी चीज़ हुई वो ये थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद बढ़ गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस एक इंडिपेंडेंट इंडिया चाहती थी और वहीं मुस्लिम लीग जो थी वो पार्टीशन चाहते थे इंडिया का। दे वांटेड देयर ओन अ सेपरेट कंट्री पाकिस्तान। 1946 के आते आते जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड, आज़ाद हिंद फौज और भारत छोड़ो आंदोलन की चपेटे में ब्रिटिश पूरी तरह से आ चुका था, तो उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई थी कि अब भारत को पहले की तरह कंट्रोल नहीं करा जा सकता। तो उन्होंने भारत को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित करा और उसके प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की पहल चालू करी। आइए इसे और स्पेसिफिकली देखते हैं। अगर हम देखें तो 1934 में एम.एन. रॉय थे जिन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया दिया था कि अगर हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए तो इसकी शुरुआत होगी एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, जिसे 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड करा और 1940 में जाकर हमें मिला एक ऑगस्ट ऑफर। ऑगस्ट ऑफर क्या हुआ? ये एक तरह का एक्सेप्टेंस है। जब हम ऑफिशियली हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स ने इसे एक्सेप्ट करा और इसे नाम दिया गया ऑगस्ट ऑफर। और 1946 में कैबिनेट मिशन इंट्रोड्यूस करा गया। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 3 मिनिस्टर्स थे जिन्हें इंडिया भेजा गया और उन्हें एक काम सौंपा गया टू फॉर्म एन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कंपोजिशन क्या थी, कितने तरह के मेंबर्स थे, आइए ये देखते हैं। ब्रिटिशर्स ने सीट्स अब 2 भागों में बांट दी गई थी। एक तरफ थे ब्रिटिश इंडिया और दूसरी तरफ थी प्रिंसली स्टेट्स। जो ब्रिटिश इंडिया थी यानी कि जो स्टेट ऑलरेडी ब्रिटिशर्स के अंडर थे, वहाँ से 296 मेंबर्स इलेक्ट होकर आए थे और 93 मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट हुए थे और हमें एक टोटल नंबर मिला था 389। अगर हम इस 296 यानी कि ब्रिटिश इंडिया के नंबर को और बाइफरकेट करें तो 208 मेंबर्स थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से इलेक्ट हुए थे, 73 मेंबर्स मुस्लिम लीग से इलेक्ट हुए थे और 15 मेंबर्स जो थे वो अदर्स थे। यहाँ पे हर कम्युनिटी को इक्वल सीट्स बांटी गई थी, वो चाहे मुस्लिम हो, सिख हो या जनरल कैटेगरी का हो। टोटल इस असेंबली के 12 सेशन हुए थे, यानी कि 12 राउंड ऑफ सिटिंग हुई थी। इसकी पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पे है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब पहली सेशन पे बात आती है। अब मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ कि महात्मा गांधी और मुस्लिम लीग के जो हेड थे दैट इज़ प्रोफेसर जिन्ना, उन 2 जनों कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट नहीं बने थे। अगर हम पहली ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखते हैं सॉरी अगर हम पहले सेशन पे जाते हैं तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ 211 मेंबर्स प्रेजेंट थे। मुस्लिम लीग ने पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बायकॉट करा था। उन्हें अभी भी लगता था कि मुस्लिमों को उनके राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं। दे वर स्टिल डिमांडिंग द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड दे वर स्टिल डिमांडिंग फॉर पाकिस्तान। फर्स्ट सेशन में हमने हमारा पहला प्रेसिडेंट चूज़ करा था। हालांकि वो टेम्पररी थे, पर हमारे सीनियर मोस्ट मेंबर होने के नाते डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमारा पहला प्रेसिडेंट बनाया गया और उसके बाद में
सेकंड सेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारा परमानेंट प्रेसिडेंट जो था ऐसा डिक्लेयर करा गया। उसी के साथ जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमचारी। 13 दिसंबर के दिन जवाहरलाल नेहरू ने पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एम्स एंड ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन रख दिया था। एम्स एंड ऑब्जेक्ट रिजोल्यूशन देखा जाए तो एक पूरे संविधान का नक्शा था कि ये गाइडलाइंस हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की होगी, और इसी को हम आज जो है प्रीएम्बल कहते हैं, हालांकि वो उसका मॉडिफाइड वर्जन है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक लेजिस्लेटिव लैंग्वेज देने के लिए, एक लॉ की आंखों से देखने के लिए हमने एक ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म करी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स थे और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। 26 नवंबर 1949 को हमने फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। पर इसके पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि 1949 में जब हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा, उसके पहले ऑलरेडी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2 बार अमेंडमेंट हो चुका था। 1948 में एक बार फरवरी में और एक बार अक्टूबर में ऑलरेडी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, पर हमने उसे वापस भेजा था अमेंडमेंट के लिए। पर 26 नवंबर 1949 को प्रेसिडेंट के साथ सारे मेंबर्स ने उस कॉन्स्टिट्यूशन पे ऑफिशियली साइन करा और उसे फोर्स में लाया। हालांकि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 16 आर्टिकल्स ही हमने लागू करे थे और 395 आर्टिकल्स पूरे लागू उस वक्त नहीं हुए थे। 24 जनवरी 1915 को जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर करा, और उसी के 2 दिन बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पूरे 395 आर्टिकल्स पूरे इंडिया पे लागू कर दिए। हमने 26 जनवरी ही क्यों चूज़ करी? क्योंकि हम 1913 में ऑलरेडी पूर्ण स्वराज सेलिब्रेट कर चुके थे 26 जनवरी के दिन रावी नदी के तट पर, इसलिए हमने 26 जनवरी के दिन ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे इंडिया में लागू करा। अब ये कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स है, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रही थी तो हर सेशन में कुछ ना कुछ चीज़ें अडॉप्ट करी गई, कुछ चीज़ें रेटिफाइड करी गई, तो ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अब टोटल हमारी इस तरह से तो 22 कमेटियाँ थी, टोटल 22 कमेटियाँ थी, पर जो मेन कमेटीज़ थी वो 8 कमेटी थी जो आपके सामने हैं। इनके हेड्स के नाम पता होने भी ज़रूरी हैं। जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू 4 कमेटी के हेड थे, बी.आर. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल एडवाइजरी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटीज़ एंड फॉरेन रिलेशन के हेड थे, और राजेंद्र प्रसाद भी 2 कमेटीज़ के हेड थे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे हिंदुस्तान के संविधान को बनने के लिए कितना समय लगा? तो इट टुक 2 years, 11 months and 18 days, अप्रॉक्सीमेटली 3 साल ही हो गया। और वही चीज़ आ गई वापस कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब 1949 नवंबर में अडॉप्ट करा गया, उसके पहले हमने 2 बार उसे अमेंड करने के लिए भेजा था। जिस वक्त हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरे भारत में लागू करा गया, उस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, भारत के संविधान का पिता कहते हैं। और एक चीज़ है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से हैंड रिटन है, और इसे लिखा है प्रेम बिहारी नरेंद्र रायज़ादा ने, और उसके हर पेज को डेकोरेट करा है शांति निकेतन ने, जिसकी 2 कॉपीज़ थी, एक है हिंदी में, एक है इंग्लिश में, जो आज भी हमारे पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में हीलियम बॉक्स में अभी भी संरक्षित करके रखी गई है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ पेपर मंकी।